हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का एविडेंस एक्ट का 14th डे है, जिसमें आज अध्याय 8 चैप्टर नंबर 8 जो कि विबंध से विबंध जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टॉपेल। और ये जो चैप्टर नंबर 8 है ये आपका धारा 115 से लेकर 117 तक बहुत छोटा सा सेक्शन वो धारा अध्याय है। और इसमें जो धारा आपकी 115 है, सेक्शन 115 विबंध, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप टीपीए में भी पढ़ेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 43 से संबंधित है। पूछा जाता है विबंध से संबंधित कौन सी या विबंध के सदृश कौन सी धारा है टीपीए में, तो धारा 43 है। फिलहाल विबंध, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, बंध, बंधन है, किसी चीज़ का रुकावट है, मना किया गया है, बंधित किया गया है, और नाम के ही अनुसार है ये बात। होता क्या है एग्जैक्टली विबंध में, कोई आदमी किसी बात को अगर हाँ कर देता है कि ये या प्रत्याख्यान कर देता है या कहता है कि ये बात सच है, तो उसको फिर अगले मौके पर उसको अपने सच से, अपने सच बात से या अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाता। इसी को कहते हैं विबंध, स्टॉपेल। मगर इसको कैसे पढ़ेंगे, समझ लें कैसे लिखेंगे एग्जैक्टली। आप जानते सभी हैं विबंध का मतलब कि जो बात आपने कह दी उससे आपको मना करने से रोका, मतलब मना ना करने दिया जाए या उससे पलटने के लिए रोका जाए, तो वो विबंध है। लिखते ऐसे हैं आप, जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोप द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास साशय कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया है या करने दिया है, तब ना तो उसे और ना उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के बीच किसी वाद या कार्रवाई में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान मीन्स होता मना, डिनाय करने दिया जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आपने क्या है किसी कार्य को घोषणा द्वारा या लोभ द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसा विश्वास दिला दिया है कि ये बात सच है, और अब ना ही अब अगले मौके पर आप क्या करना है, उस अपनी बात से पलटना चाह रहे हैं, तो आपको पलटने नहीं दिया जाएगा किसी भी वाद या कार्रवाई में। यही होता है विबंध। इसको हमने एक आपका इलस्ट्रेशन लिया है, उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं कि का एक विक्रेता है, मान लीजिए कोई भी ज़मीन या संपत्ति वो बेचना चाहता है और उसने कहा कि ये संपत्ति हमारी है, और उसने उस संपत्ति को बेच दिया खा ने वो संपत्ति खरीद ली। आगे चल के मौका पाकर क्या कहने लगा कि जब मैंने संपत्ति बेची थी आपको, तो मैं उस संपत्ति का मालिक था ही नहीं, इसलिए मुझे संपत्ति के अंतरण का अधिकार ही नहीं था। तो न्यायालय क्या करेगा, उसको ये अधिकार नहीं देगा कि वो ये बात कहे कि उस वक्त वो संपत्ति का मालिक नहीं था जब उसने बेची थी, बल्कि ये फैसला खा के जो क्रेता है खा उसके पक्ष में होगा। इसमें दो चीज़ें आपको अभी हम बताते हैं, आगे ध्यान रखना है। ये हो गया एग्जैक्टली विबंध। विबंध को हमने उदाहरण आपको समझाया कि एक बार आपने संपत्ति बेच ली, अब उसके बाद भले ही आप उस वक्त, कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए का जो विक्रेता हैं उस वक्त मालिक नहीं थे, मान लीजिए उनके बाप के नाम प्रॉपर्टी थी जब उन्होंने बेची थी, और आगे चल के 2 साल बाद उनके नाम आ गई। जब उनके नाम आ गई तो वो मना करें कि नहीं, हमें अधिकार नहीं था बेचने का, तब भी उनको अपनी बात से पलटने नहीं दिया जाएगा। यही एग्जैक्टली विबंध का नियम है। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुराना केस है, बहुत इम्पोर्टेंट केस है, शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा, 1884 का केस है। इस केस में न्यायालय ने कहा था कि विबंध का विस्तार कहाँ पर नहीं है। देखिए, ध्येय मतलब होता मोटिव या मामलों के ज्ञान जिस पर व्यक्ति प्रत्यावेदन करता है आधारित नहीं होता। कहने का मतलब है विबंध का सिद्धांत वहाँ नहीं लगेगा जहाँ आपको पता है कि सच्चाई क्या है। अगर आप इस बात का विश्वास रखते हैं कि जैसे आपको पता है, मान लीजिए आपको पता हो इस ऊपर वाले उदाहरण में कि का जो है जो ज़मीन बेच रहा है उसके नाम में ज़मीन नहीं है, वो उसका मालिक नहीं है, और फिर भी वो धोखे से बेच रहा है, तो अगर आपको इस बात का ज्ञान है कि का विक्रय का अधिकार नहीं रखता है और उसके बाद भी आप खरीद लेते हैं, तो ये हो गया ज्ञान का मामला। तो यहाँ पर विबंध का रूल नहीं लगेगा। कहीं पर भी जहाँ पर आपको ज्ञान हो जाए किसी बात का, तो आप विबंध का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे।
फिर एक धारा है 116। हालांकि 116 और 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर पूछी जाती हैं प्रीलिम्स में, या क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे वो समझा दें हम। धारा 116 कहती है अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुगप्तिधारी कहते हैं लाइसेंसी का विबंध। अभिधारी कहते हैं एग्जैक्टली टेनेंट को। टेनेंट का मतलब किराएदार हो सकता है, कोई कब्जादार हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पक्ष में कोई किसी व्यक्ति ने लाइसेंस पारित किया है, तो ऐसा चाहे वो टेनेंट हो या वो अनुज्ञप्तिधारी हो, अनुज्ञप्ति कहते हैं लाइसेंस को, लाइसेंसधारी हो, तो ये नहीं कहे ये कहने का उसको अधिकार नहीं है, ये साबित करने का अधिकार उसको नहीं मिलेगा कि ऐसे आदमी को क्या है, अनुज्ञप्ति करने का अधिकार नहीं था, या फिर वो आदमी उस कब्जे का हकदार नहीं था। कि अगर मालिक किसी को किराए पर मकान देता है तो वो ये नहीं साबित करने बैठ जाएंगे कि मालिक खुद ही जो है मकान मालिक नहीं थे, उनको खुद ही अधिकार नहीं था, तो हमको क्या किराए पे देते, ये सब कहने का अधिकार नहीं है धारा 116 के अनुसार। धारा 117 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसमें 3 पॉइंट आते हैं एग्जैक्टली, इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। धारा 117 देख लें। विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता। विनिमय पत्र होता है जो आप किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाता है विनिमय पत्र का कौन प्रतिग्रहीता। प्रतिग्रहीता वो आदमी होता है जो कोई चीज़ को ग्रहण करता है। दूसरा कौन है, उपनिहिति। उपनिहिति वो होता है जो किसी चीज़ को प्राप्त करता है। या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। ये 3 लोग हो गए, प्रतिग्रहीता, उपनिहिति और अनुज्ञप्तिधारी, लाइसेंसी। जो अनुज्ञप्ति को धारण करता है, लाइसेंसी, या जिसको लाइसेंस दिया गया है। तो इस 3 पॉइंट में ये बात बताई गई है। पहली बात में बताया गया कि विनिमय पत्र का जो प्रतिग्रहीता होता है वो ये इनकार करने का अधिकार नहीं रखता, उसको ये अनुमति नहीं है वो ये इनकार करे कि जिस व्यक्ति ने विनिमय पत्र लिखा है उसको लेखीवाल कहेंगे, और उस व्यक्ति को विनिमय पत्र को लिखने का अधिकार नहीं था, ऐसा कहने के लिए जो प्रतिग्रहीता है विनिमय पत्र का वो हकदार नहीं है। दूसरी बात, जो उपनिहिति है, उपनिहिति को कहते हैं बेली। तो उपनिहिति को ये बात कहने का अधिकार नहीं है, ये उपनिहिति जो है ये इस बात से इनकार नहीं कर सकता इस दूसरे पॉइंट में एग्जैक्टली 3-4 शब्द आए हैं, जैसे उपनिहिति या उपनिधान या उपनिधाता। इनको पहले थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको। उपनिधान होता है, मान लीजिए आपको कोई ज़रूरत थी और हमने आपको ज़रूरत पे कोई चीज़ दे दी। मान लीजिए आपको सीढ़ी की ज़रूरत थी, हमने आपको सीढ़ी दे दी, तो अगर हमने आपको सीढ़ी दी है तो हम हैं क्या, उपनिधाता हैं। आपने सीढ़ी ली तो आप हैं उपनिहिति। ठीक, कोई काम चला देता है तो वो व्यक्ति होता है उपनिधाता, और जिसको कोई चीज़ प्राप्त होती है वो होता उपनिहिति। तो उपनिहिति अगर कोई व्यक्ति है तो वो इस बात से इनकार करने का अधिकार नहीं रखता है कि उपनिधाता को उस व्यक्ति को उपनिधान करने का अधिकार नहीं था। अगर हम सीढ़ी आपको दे रहे हैं, हम उपनिधाता हैं, अगर हम तो आपको सीढ़ी दे रहे हैं तो ये प्रोसेस उपनिधान है। तो सीढ़ी मांगने वाला व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हमको सीढ़ी प्रदान करने का अधिकार नहीं था, ये उसको नहीं कहने दिया जाएगा। तीसरी और आखिरी बात समझ लें धारा 117 की। अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्तिधारी को ये अधिकार नहीं है कि वो कहे कि अनुज्ञापक को अनुदान करने का अधिकार नहीं था। थोड़ी सी टफ इंग्लिश हिंदी है, सॉरी, तो शब्द थोड़ा सा ध्यान रखें। अनुज्ञप्तिधारी वो व्यक्ति होता है जिसको लाइसेंस, जिसके पक्ष में लाइसेंस दिया जाता है। तो अगर हमने आपके पक्ष में किसी चीज़ का लाइसेंस पास कर दिया है, लाइसेंस दे दिया किसी चीज़ का, तो आगे चल के आप ये नहीं कहेंगे हम चूँकि लाइसेंस दे रहे हैं तो आपको लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर जो लाइसेंसधारी अनुज्ञप्तिदाता होता है उसको अनुज्ञापक कहते हैं, और जो पास करते हैं, जो प्रदान करते हैं, उसको अनुदान कहते हैं। अगर हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं तो उसको कहेंगे अनुदान करना। कुल मिला के ये 3 आपको पॉइंट समझना होते हैं। फिर आप आ जाइए, ये अध्याय आपकी जो चैप्टर नंबर 8 था ये कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 9 पर आ जाइए। चैप्टर 9 आपके पास कहलाता है साक्षियों के विषय में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
कौन कौन साक्षी हो सकेंगे, कौन नहीं हो सकेंगे। और ये जो चैप्टर 9 है ये धारा 118 से लेकर धारा 134 तक चलता है, जिसमें पहली धारा 118 है। धारा 118 कहती है कौन साक्ष्य दे सकेगा, मतलब कौन कौन व्यक्ति सक्षम साक्षी होते हैं। सक्षम साक्षी से भी संबंधित धारा पूछी जाती है, या कौन साक्ष्य दे सकेगा। तो पहली ही, इसके शब्द को बहुत ध्यान से देख लें, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का ये विचार ना हो कि कोमल वयस्क मतलब बहुत कम उम्र, या अति वार्धक्य, या बहुत बूढ़ा आदमी है, या शरीर के या मन के रोग, या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उससे किए गए प्रश्नों को समझने में या उन प्रश्नों के युक्त उत्तर देने से निवारित है। कहने का मतलब है हर व्यक्ति सक्षम साक्षी है, साक्ष्य देने में सक्षम है, अगर वो व्यक्ति बहुत मासूम बच्चा नहीं हो, या फिर बहुत बूढ़ा ना हो, या फिर कोई ऐसा रोग उसको ना हो मन या शरीर का कि वो आपकी बात को प्रॉपर समझ ना पा रहा हो, आपके द्वारा प्रश्नों को, जो प्रश्न किए गए उनको समझ नहीं पा रहा है, या प्रॉपर उसके उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ही साक्षी नहीं माना जाएगा। कौन कौन से? बहुत छोटा बच्चा है, या बहुत बूढ़ा आदमी है, या कोई रोग है उसको मन या शरीर का, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, अपने आपके किए हुए प्रश्नों को समझ नहीं पा रहा और किए गए प्रश्नों का प्रॉपर उत्तर नहीं दे पा रहा है। सिर्फ ऐसे लोग सक्षम साक्षी नहीं है, बाकी हर व्यक्ति सक्षम साक्षी है साक्ष्य देने के लिए, मतलब वो अपने आप में सक्षम है। इसका स्पष्टीकरण से समझ लें, एकदम क्लियर हो जाएगी बात कि कोई पागल व्यक्ति भी साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है जब तक कि वो अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्त उत्तर देने से निवारित ना हो। कहने का मतलब है पागल व्यक्ति भी सक्षम साक्षी है, अगर वो आपकी बात को प्रॉपर समझ पाए, प्रश्नों को सही से समझ पाए और उत्तर दे पाए, तो वो भी सक्षम साक्षी होगा। यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति पर दौड़े पड़ रहे हैं पागलपन के, तो उस वक्त सिर्फ जब उस पर दौड़ा पड़ रहा हो पागलपन का, उस वक्त वो साक्षी नहीं है। बाकी अगर वो अलावा टाइम पर अगर आपकी बात को समझ रहा है और उनके उत्तर दे पा रहा है, तो वो सक्षम साक्षी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक केस लॉ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का केस है पी रमेश बनाम राज्य, और किस राज्य में ब्रैकेट में आप लिखेंगे प्रतिनिधित्व द्वारा पुलिस निरीक्षक। मतलब ये जो पी बनाम राज्य केस था, ये पुलिस निरीक्षक के माध्यम से दाखिल किया गया था, और ये AIR 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हुआ क्या था एग्जैक्टली सॉरी, पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि विचारण न्यायालय ने क्या किया। कुछ मासूम बच्चे थे, जो मासूम का मतलब कह सकते हैं आप, बच्चे थे वो, और बच्चों से जब विचारण न्यायालय ने पूछा कि आप जज जानते हो क्या होता है, वकील जानते हो क्या होता है, तो उन्होंने कहा नहीं ये सब हम नहीं जानते हैं। तो विचारण न्यायालय ने उनका साक्ष्य नहीं लिया था। हालांकि जब अपील हुई तो उच्च न्यायालय ने उनको कहा कि नहीं ये सक्षम साक्षी हैं बच्चे, अगर भले ही वकील और जज नहीं जानते तो क्या हुआ, वो बात को सही सही समझ पा रहे, उत्तर दे पा रहे, सक्षम साक्षी हैं। अब चूंकि इसकी अपील जाके फिर से सुप्रीम कोर्ट में हुई, उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय की अपील फिर से उच्चतम न्यायालय में हुई, सुप्रीम कोर्ट में हुई, तो उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि विचारण न्यायालय ने इन जो बच्चे थे जो कि बाल साक्षी हैं, इनका विचारण न्यायालय ने जो साक्ष्य था उसको दर्ज ना करके त्रुटि कारित की, भले ही वो वकील या जज को ना जानते हों। और उच्च न्यायालय ने ठीक ही प्रश्नगत आदेश को निरस्त कर दिया था, जो विचारण का न्यायालय का आदेश था उसको निरस्त किया था कि नहीं भाई आपने इन बच्चों को साक्षी ना मानकर गलत किया है, ऐसा उच्च न्यायालय ने कहा था। इसलिए उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय से सहमत था। उसने कहा कि बाल साक्षी जो है वो सक्षम साक्षी हैं, और इस तरह से कहते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश को पूरा कर दिया। अब एक धारा 119 है जो कि मुख्य परीक्षा में आती है, और एक धारा 121 है। ये दोनों 119 मुख्य और 121 ये दोनों ही मुख्य परीक्षा से संबंधित है, इसलिए सबसे पहले मैंने पढ़ा दें आपको। देखें 119 धारा क्या कहती है, साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। इसको मूक साक्षी से भी संबंधित कहा जाता है। वो साक्षी
जो मौखिक रूप से अपनी बात को नहीं कह पा रहा है, मतलब वो गूंगा हो सकता है, बोलने में असमर्थ हो सकता है किसी भी तरीके से, तो ऐसे साक्षी को भी सक्षम साक्षी माना गया है धारा 119 के अनुसार। पहले ये इस धारा का शीर्षक मूक साक्षी था, उसकी जगह नया वर्ड या सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है, साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। हुआ क्या इसमें, धारा को समझ लें, धारा 119 को। ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है ऐसी किसी अन्य रीति में, जिससे वो ऐसे बोधगम मीन्स होता सरल, बोधगम बना सकता है, जैसा कि लिखकर या संकेत चिन्हों द्वारा अपना साक्ष्य दे सकेगा, किंतु ऐसा लेखन और प्रकट संकेत क्या है, खुले न्यायालय में होना चाहिए, और इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य होगा। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने जैसा भी इशारों से संकेतों द्वारा साक्ष्य दे सकता है, और ऐसा साक्ष्य जब वो दे रहा होगा तो ये काम उसका खुले न्यायालय में किया जाएगा, उसके साक्ष्य को खुले न्यायालय में दिया जाएगा। अगर वो लिखकर भी अपने स्टेटमेंट को दे रहा है तो उस लिखित को भी क्या होगा, मौखिक साक्ष्य माना जाएगा, ये कहा गया है धारा 119 में। इसमें एक परंतुक है, परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है, तो यही बात हमने बताई है कि अगर वो मौखिक रूप में क्या हो रहा है, साक्ष्य नहीं दे पा रहा है, तो जब वो खुले न्यायालय में साक्ष्य देगा तो किसी द्विभाषीय कहते हैं इंटरप्रेटर को, कहने का मतलब ये है, परंतु में आपको ये बताया गया परंतु में कि अगर ऐसा मौखिक कथन जो है जो ऐसे संसूचित करने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, तो वो विशेष द्विभाषीय, हम बता रहे थे द्विभाषीय क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, उसकी बात को न्यायालय को इंटरप्रेट करके बताता है। तो द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक जो उसकी बात को समझ सकता हो और उसको ट्रांसलेट कर सकता हो, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में उसके जो कथन है उसको लिखा जाएगा, और उस कथन की क्या होगी, एक वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इससे मौखिक साक्ष्य से संबंधित क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला 1885 इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है ये। इसमें हम पहले भी बता चुके हैं मृत्युकालिक कथन में कि जो महिला थी उसका गला लगभग कट चुका था, वो बोल नहीं सकती थी, तो उसने सिर्फ इशारे से बताया था और उसके इशारे को ही मौखिक कथन मान लिया गया था, और उस कथन के आधार पर क्या हुई, दोष सिद्ध हुई थी, मृत्युकालिक कथन माना गया था उस कथन को। एक और केस है राजस्थान राज्य बनाम दर्शन सिंह 2012 का केस है, ये भी मौखिक कथन से या मूक साक्षी से संबंधित है, मौखिक कथन ना होकर मूक साक्षी या मतलब बोलने में असमर्थ व्यक्ति के साक्ष्य से संबंधित है। फिर आ जाइए आप धारा, ऊपर हमने आपको 100, यहाँ पर हम आए थे आपको 119, 121 ये हो गई, फिर 121 के बाद आपको एक धारा 122 मिलेगी। 122 धारा क्या कहती है, विवाहित, ये भी मेंस में पूछी आती है, विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं। यहाँ से वो सारी संसूचनाएं, आप प्रश्न आता है कभी कभार मेंस में कि कौन सी संसूचनाएं हैं जो कि प्रकटन से संरक्षित हैं। तो धारा 120 से लेके धारा 100 आगे आप चले जाते हैं 29 तक, वो सारी संसूचनाएं जो हैं प्रकटन से संरक्षित है, मतलब उनको प्रकट करने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, और अगर आप प्रकट करना भी चाहते हैं तो आपको प्रकट नहीं करने दिया जाएगा। ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 122 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आती प्री और मेंस दोनों में। तो अगर विवाहित, ये धारा ये कहती है धारा 122, विवाहित स्थिति के दौरान अगर क्या है, पति या पत्नी ने आपस में जब तक वो विवाहित रहे हों, ये बात ज़रूरी है, विवाहित स्थिति के दौरान अगर उन लोगों में से किसी ने कोई संसूचना की है, एक दूसरे को कोई बात बताई है, कब, विवाहित रहने के दौरान, तो उसको उस संसूचना को प्रकट करने के लिए क्या होगा, विवश नहीं किया जाएगा किसी भी लेवल पर। किसी भी व्यक्ति को, अगर पति ने पत्नी को कोई बात बताई है या पत्नी ने पति को कोई बात बताई है शादी के दौरान, विवाहित रहने के दौरान, तो उस सूचना को, उस संसूचना को प्रकट करने के लिए कभी भी उस व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। कब तक, अगर वो व्यक्ति जिसने संसूचना की है वो सम्मति दे दे, या उसकी तरफ से कोई व्यक्ति है तो वो सम्मति अगर दे देता है तो प्रकट की जा सकती है।
यही बात बताई हुई है कि तब तक प्रकटन से संसूचित नहीं किया जाएगा जब तक कि वो व्यक्ति जिसने वो संसूचना दी है या उसका हित प्रतिनिधि सम्मत ना हो। पहली बात तो अगर वो सम्मति ना दे तो आप उसकी जो विवाहित स्थिति के दौरान जो संसूचना दी गई है उसको प्रकट नहीं कर सकते। उसके अलावा एक और भी बात है इसमें कि अगर मान लीजिए पति पत्नी में ही कोई वाद विवाद चल गया है, कोई कार्रवाई चल गई है आपस में एक दूसरे के विरुद्ध, विवाहित स्थिति के दौरान ही क्या हुई, विवाहित दशा से ही संबंधित एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे के विरुद्ध आक्षेप लगाते हैं। तो इस मामले में ये नहीं कहा जा सकता कि आप विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचना को न्यायालय में पेश ना करें, क्योंकि मान लीजिए एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, जब एक दूसरे के डिवोर्स चाह रहे हैं या ऐसा कोई मसला आ गया है विवाहित स्थिति के दौरान कि एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए हैं पति पत्नी, तो जाहिर सी बात है वो विवाहित स्थिति के दौरान जो भी बातें उनमें होती हैं वो एक दूसरे को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पर ये धारा लागू नहीं होती। फिर एक निर्णय है इसमें, राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1954 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाहित स्थिति अवस्था में की गई संसूचनाएं न्यायालय में सिद्ध नहीं की जा सकेंगी। अगर कोई बात संसूचना की गई है पति पत्नी द्वारा विवाहित स्थिति के दौरान तो उसको आप न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेंगे। ये धारा 122 हो गई। धारा 122 के बाद धारा 123 जो है वो कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा नहीं है फिर भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य, कि कोई भी कार्यकलाप है तो कोई भी प्राधिकारी बाध्य नहीं किया जाएगा कि उसको वो बताए कि राज्य के बारे में क्या कार्यकलाप चल रहे हैं। फिर 100 धारा 24 है 124 शासकीय संसूचनाएं। शासकीय संसूचनाएं जानते हैं आप, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, इनको भी प्रकट करने के लिए किसी भी अधिकारी पर कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा। फिर एक जो धारा 125 है वो अपराधों के बारे में जानकारी, अगर किसी पुलिस अधिकारी को, किसी ऑफिसर को, किसी मजिस्ट्रेट को कोई भी अपराध की जानकारी कहीं से मिली है तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो इस जानकारी की सार्वजनिक सूचना करे या संसूचना को प्रकट करे, इसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। ये कहलाती है धारा 125। इसके बाद हमने अपना नंबर दे दिया 9450770672। कोई असुविधा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ दें, या फिर आप कोई डिटेल्ड कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर चैनल ढूंढने में कोई असुविधा हो रही है तो @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर्च कर लीजिए, डायरेक्ट यूट्यूब पे डाल के आप हम तक पहुंच जाएंगे। सारे आप जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये हम मैटर सारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम, सारे मेंस एग्ज़ाम, सारे रिटन एग्ज़ाम, सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित मैटर, पूरा पर्याप्त मैटर दे रहे हैं। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर वीडियोस लाइन से लगे हुए हैं सेक्शन वाइज। ठीक, 1 से लेकर 11 दिन तक हमने क्या हुआ CRPC पूरी दी है। अब 11वें दिन से क्या हो रहा है, हम एविडेंस एक्ट दे रहे हैं और ये जारी रहेगा। ये कंप्लीट मैटर है, इसलिए अपने सारे साथियों को इसको शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो 100% तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।